रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 2 प्लीज। क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? अवनी ने बड़े ही मासूमियत से कहा तो विक्रमादित्य उसे देखता ही रह गया। जब अवनी को यह एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में क्या कह दिया है, उसने तुरंत ही बात को संभालते हुए कहने लगी, अरे, आप फिल्म एक्टर नहीं हैं। मुझे ऐसा लगा कि आप एक्टर हो, इसलिए ऑटोग्राफ मांगा। इस बात को बहुत ही धीमी आवाज में कही थी, फिर भी विक्रमादित्य ने सुन लिया था। विक्रमादित्य ने उसे देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं कोई एक्टर व्याक्टर नहीं हूं। आप आराम कीजिए थोड़ा, हम बाद में बात करेंगे। अवनी ने जल्दी से मना करती हुए कहने लगी, नहीं नहीं सर, मुझे जाना होगा, बहुत काम है, कल मुझे कॉलेज भी जाना है। विक्रमादित्य ने ये सुना तो उससे कहने लगा, ठीक है, हम आपको आपके घर छोड़ देंगे। अवनी जब ये सुना तो उसका होश ही उड़ गए। अरे नहीं नहीं, आप क्यों इतना तकलीफ उठा रहे हैं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। विक्रमादित्य ने उसे एक नजर देखा और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। जाते जाते कहा, मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूं, जल्दी आ जाना। अवनी बस उसे आंखें फाड़े ही देखती रह गई और चुपचाप पीछे पीछे चली गई। अवनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अपने मन में ही कहने लगी, अगर झूठ बोलूंगी तो ये सही नहीं होगा। क्या करूं, क्या करूं? उसको इस तरह परेशान देख विक्रमादित्य ने पूछ लिया, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। अवनी एक गहरी सांस लेकर कहती है। तभी उसकी नजर एक घर के ऊपर पड़ती है। वो तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहती है। गाड़ी भी जल्दी रोक दिया। विक्रमादित्य ने पूछते हुए कहा, क्या हुआ, यहां क्यों रोकने के लिए कहा? अवनी ने जवाब दिया, सर मुझे कुछ काम है, पहले उसे खत्म कर लेती हूँ, बाद में मैं घर चली जाऊंगी। इतना कहके वो नीचे उतर गई। उसके साथ विक्रमादित्य ने भी उतर गया। अवनी वहां से जा पाती अचानक से उसे वहां फ्यूचर दिखाई दी। उसके आंखों के सामने 4 साल का बच्चे का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होने वाला नजारा दिखाई दिया। इससे अवनी पूरी तरह से हैरान हो गई, साथ साथ डर भी गई थी। अब तक उसे पूरी तरह से अपनी पौवा के बारे में जान चुकी थी, इसलिए उसे पता था क्या करना है। लेकिन वो इस बात से हैरान थी कि एक 4 साल का बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला है। उसने जल्दी से फिर से फ्यूचर ध्यान से देखा। इस बार क्लियरली देखा तो जल्दी से यहां वहां नजर दौड़ाई। उसने जो देखा था सब उसके सामने दिखाई दिया। वो हादसा होने में सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। अवनी बड़ी ही ध्यान से उस ओर देखा जिस ओर एक बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़कर चले आ रहा था। अवनी उसे बड़े ही ध्यान से देखा कि वो बच्चा उसके मां का हाथ छोड़ दिया है। वो एक खिलौना लेने भाग रहा है। अवनी तेजी से उस ओर भागी जिस ओर वो बच्चा था। विक्रमादित्य अवनी को इस तरह भागता हुआ देख उसे समझ ही नहीं आया कि वो ऐसे क्यों भागी। अवनी अपनी पूरी तरह से अपनी पावर यूज नहीं किया था। वो तेजी से तो भाग रही थी लेकिन 60% सुपर स्पीड यूज किया था। इसलिए विक्रमादित्य को डाउट नहीं हुआ, लेकिन हैरान जरूर हुआ था, साथ ही अविनाश भी। हैरान इस बात से थे कि इतनी दुबली पतली दिखने वाली लड़की इतनी तेजी से भागती होगी। शायद स्पोर्ट्स गर्ल रही होगी, यानी कि रनर चैंपियन। 5.3.3.2.1.0 सेकंड में भूम धड़ाम कुछ सेकंड ब्लस्ट और फुटने की जोरदार आवाज सुनाई दी। ये सुन के और आंखों से देखकर विक्रमादित्य और अविनाश दोनों हैरान होकर तेजी से उस ओर भागे। उनके साथ साथ सब खड़े लोग भी भागे। बच्चे की मां ने ये सब देखा तो वो जोर से चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो बेहोश ही होने वाली थी कि उसके आंखों के सामने उसका बच्चा किसकी गोद में छुपा हुआ था। जब अवनी भागी थी 5 सेकंड पहले ही स्पीड बढ़ा दी थी। इसके वजह से लास्ट सेकंड में बच्चे को बचाने में सक्सेसफुल रही थी। जब वो औरत ने देखा कि उसका बच्चा सेफ है तो जल्दी से भागकर उसको गोद में ले लिया और रोते हुए चूमने लगी। वो औरत अवनी को देखा तो वो दिल से धन्यवाद करते हुए कहने लगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी ही लौटा दी, आपका बहुत धन्यवाद। आपका नाम जान सकती हूँ? अवनी ने कहा, अमेलिया। सब लोग फुसफुसाने लगे, अमेलिया, अमेलिया। एक इंसान कहा, उसका नाम अमेलिया है, कितनी बहादुर लड़की है। दूसरा इंसान कहा, हाँ हाँ, कितनी बहादुर है, अरे ये देखो कितनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। तीसरा इंसान कहा, अरे उसने तो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा होगा शायद। अलग अलग लोग के अलग अलग बातें करने लगे। वहीं विक्रमादित्य और अविनाश पहुंचा तो पहले अवनी को देखा जो वहां खड़ी होकर एक्सीडेंट को देख रही थी। विक्रमादित्य ने जल्दी से जाकर अवनी अपनी ओर खींच लिया।
इससे अवनी थोड़ी सकपका गई। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? अवनी ने विक्रमादित्य को कहने लगी। चलो यहां से अब, विक्रमादित्य ने खिंचते हुए कहने लगा। अरे सुनिए तो सही, अवनी भी उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। अविनाश भी उन दोनों के पीछे पीछे भागने लगा और वो तीनों गाड़ी में बैठ गए और वो वहां से निकल गए। तभी विक्रमादित्य फोन की घंटी बजने लगी। फोन को रिसीव करके बात करने लगा। सामने से, सर आप जैसा कहा था वैसे ही इन्वेस्टिगेशन किया है। पता चला है कि वो आदमी सुबह सुबह ही बिना कुछ खाए ही शराब पीकर आया था सर। इसके वजह से इतनी बड़ी एक्सीडेंट हुआ है। विक्रमादित्य ने पूछा, वो ड्राइवर क्या वो जिंदा है मर गया है? सामने से पुलिस ने कहा, वो तो मरा नहीं है, लेकिन उसका सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है से कह नहीं सकते। ओके, इतना कहकर विक्रमादित्य ने फोन काट दिया। अवनी ने विक्रमादित्य को सवाल करते हुए पूछा, आपने पुलिस को कब इन्फॉर्म किया था? जब सब लोग तुम्हारे पीछे भाग रहे थे तब, विक्रमादित्य ने कहा। वहीं अविनाश एक नजर विक्रमादित्य के ऊपर डाल के अपनी मन में कहा, बॉस आप भी तो उसके पीछे भाग रही थे। लेकिन ये सुन के अवनी तो चुप थी और मन में ही बूद बुदाई, वो कहाँ मेरे पीछे भाग रहे थे, वे सभी तो एक्सीडेंट को देखने के लिए भागे होंगे। थोड़ी देर बाद अवनी गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी भी रोक दिया। विक्रमादित्य ने एक नजर 12 की तरफ दौड़ाई। वहां के जगह देखकर विक्रमादित्य और अविनाश फिर से शॉक हो गए। तुम यहां रहती हो? विक्रमादित्य ने हैरानी से पूछा। अवनी बिना संकोच से कहती है, मैं यहां नहीं रहती, लेकिन 2 दिन के लिए मेरे पहचाने वाले घर यानी कि दोस्त के घर आई हूं। 2 दिन बाद मैं घर शिफ्ट कर लूंगी। मुझे ये सब काम आज ही करना था, लेकिन आज ये सब हो गया। विक्रमादित्य ने कहा, मुझे बताना चाहिए था ना, मैं हेल्प कर देता। क्यों? आप क्यों हेल्प करोगे मुझे? हम दोनों तो अच्छे से जानते भी नहीं, फिर क्यों हेल्प करना चाहोगे? अवनी ने जब ये सवाल किया तो विक्रमादित्य को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है। फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि सच में वो अवनी के लिए ऐसे बिहेवियर क्यों करने लगा है। विक्रमादित्य बात को बदलते हुए कहा, मैं तो बस ऐसे ही हेल्प करना चाहता था। अब जाने दो, तुम जाओ, रात भी हो चुकी है। इतना कहकर वो वहां से जल्दी चला गया। अवनी बस उसे जाते हुए देख पा रही थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो मुड़कर जाने लगी। सामने से 2 बच्चे दौड़कर आ रहे थे। उन्हें देख अवनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तीनों जंपिंग करते हुए बातें करते हुए घर चले गए। वहीं रोड के साइड थोड़ी दूर खड़ा रोल्स रॉयस गाड़ी में बैठा विक्रमादित्य ने ये सब देखकर वो भी थोड़ी सी स्माइल कर दी। ये देख अविनाश मन में कहा, ओ, तो यही बनेगी हमारी होने वाली फ्यूचर मैडम। अविनाश धीरे से कहा, बॉस मैडम चली गई। विक्रमादित्य ने धीमी आवाज में हम्म कहा तो फिर एकदम से हड़बड़ा कर, क्या क्या कौन मैडम? चलो यहां से। सुबह अवनी उठकर फ्रेश होकर रेडी होने लगी। कविता जल्दी से नाश्ता लेकर आई। अवनी नाश्ता तंधा हो जाएगा, जल्दी खा लेना, कहते हुए चली गई। अवनी भी इन लोगों की प्यार को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। आज अवनी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। अवनी NIIT कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स हाई स्कूल में पढ़ती थी। अवनी स्कूल के लिए निकल गई थी। 20 मिनट के बाद वो स्कूल पहुंची। गेट के सामने खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज आई। अवनी ने बिना देखे ही समझ गई कि वो कौन है। अवनी NIIT कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स हाई स्कूल में पढ़ती थी। अवनी स्कूल के लिए चली गई। 20 मिनट के बाद वो स्कूल पहुंची। गेट के सामने खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज आई। अवनी ने बिना देखे ही समझ गई कि वो कौन है। हेया मेरी जान, आज फाइनली तू स्कूल आ गई, उस लड़की ने कहा। तो अवनी मुस्कुराते उसे ही देखने लगी। अरे बिंदु, तू तो जानती है ना कि मेरे हेल्थ कैसी है, अवनी ने उसे कहा। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा परिवार कैसा है, बिंदु कहा। अब चलो क्लास में चलते हैं, कहकर वो दोनों अंदर की ओर चली गईं। जब वो गेट के अंदर जा रहे थे तब उन दोनों के सामने 5 लोगों की टीम में से 4 लोग आकर खड़ी हो गई। मतलब है सीनियर स्टूडेंट 1 तो किसी काम के वजह से शामिल नहीं हुआ था। वो 5 लोगों देखने में अजीब हुलिया बना के रखे थे। शायद वे सब अमीर बापों की बिगड़े हुई बच्चे। अरे नहीं नहीं, बच्चे नहीं, कच्चे शैताने। वे लोग ऐसे घूमते हैं जैसे पूरी स्कूल उन्हीं के बाप के हो। दूसरों लोगों को बुली करना, रागी करना ही इनका जॉब हो। लेकिन वे सब एक बात से जरूर डरते थे, वो थी कि वो दूसरों हाथों से मार खाना।
जब अवनी देखा कि 4 लोग आकर खड़े हैं तो अवनी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। वे सब नहीं बल्कि पूरी स्कूल में ये जानते थे कि अवनी बहुत ही कमजोर है और उसकी दोस्त उसकी तरह ही है। अवनी और उसकी दोस्त बिंदु, वो दोनों हमेशा डरे सहमिसी हुआ करते थे। अभी बिंदु बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन अवनी नहीं। उस टीम में से एक लड़का आया और अवनी को रोकते हुए कहा, तुम दोनों आज स्कूल आ रही हो। इतने दिन कहाँ थे? इसके लिए तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। दूसरा लड़का बोला, पनिशमेंट ये होगा कि गेट में जो पहला इंसान आएगा उसको तप्पड़ मारना होगा। अरे नहीं नहीं, तप्पड़ नहीं यार, बेचारी ये लड़कियां वैसे कितनी डरती हैं। एक काम करो, तुम जाकर ना बिंदु को देखकर इंसान को किस करना होगा, तीसरा लड़का कहा। ये सब बातें सुनकर अवनी को तेज गुस्सा आने लगा, लेकिन वो गुस्से को कंट्रोल करके बिंदु को हाथ पकड़ के वहां से क्लासरूम की तरफ जाने लगी। ये देख वे चारों लड़कों को गुस्से आने लगे। उसमें से एक लड़का जिसका नाम वेंकी था, उसने कहा, अरे ये क्या, आज पहली बार ये दोनों लड़कियां हिम्मत दिखाई है। दूसरा लड़का जो नाम रोनी था, उसने आगे आया और धमकाते हुए कहने लगा, अगर आप दोनों नहीं किया ना तो देख लेना हम लोग क्या करते हैं। रोनी की बातें सुनकर बिंदु और ज्यादा डरने लगी, लेकिन अवनी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अवनी का मन हुआ कि जाकर उन चारों को तप्पड़ ही जड़ दे, लेकिन को अभी फिलहाल कुछ नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप रही। चारों अब और गुस्से में आ गए और वो आगे बढ़ने लगे। उन्होंने पहला अवनी को टारगेट बनाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग कुछ कर पाते। तभी वहां प्रिंसिपल आ गए। जब प्रिंसिपल ने देखा कि ये लोग फिर से ऐसे हरकत कर रहे हैं तो प्रिंसिपल उन्हें धमकाते हुए कहा, लफंगो, फिर से शुरू कर दी क्या तुम्हारे पागलपंती? नील को ही बताना पड़ेगा। नील उन चारों का लीडर था। अरे नहीं नहीं, लीडर नहीं, दोस्त था, क्योंकि उसको ये सब करना पसंद नहीं था। ये चारों तो चोरी चुपके से ही करते थे। जब चारों ने सुना कि नील को बताने वाले हैं, डर के मारे वहां से रफू चक्कर हो गए। नील इस पूरे हाई स्कूल में फेमस था। लड़कियां भी उसको पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। उसके साथ बात करना हो या दोस्ती करना, वे सभी उसके लिए हर दिन सपना ही देखती थी। यहां नील की बात सुनकर सब वहां से नौ दो ग्या हो गए। प्रिंसिपल अवनी और बिंदु तरफ मुड़कर कहा, तुम दोनों क्लास में जाओ। और वो दोनों भी वहां से क्लास में चली गई। क्लास में आकर सबसे आखिरी बेंच पर आकर बैठ गए। उनके क्लास 12 क्लास डी सेक्शन था। पहला ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और आखिरी में डी सेक्शन। उन्हीं क्लास में वाणी नाम की लड़की थी जो अवनी को हमेशा उससे छिड़ती रहती थी। वाणी भी एक रीच फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए हमेशा से घमंड में ही रहने वाली लड़की थी। अवनी और बिंदु दोनों अपने जगह पर बैठकर दोनों अपने काम करने लगे। दोनों पढ़ाई करने लगे। वहीं दूर बेटी वाणी भी उन दोनों को ही घुरे जा रही थी। बिंदु एक बहुत ही गरीब के फैमिली से आती थी। उनके माँ और पिता ही थे। फैमिली मेंबर्स तो है, लेकिन नाम के वास्ते। यही बिल्कुल अवनी के साथ भी है। अवनी 3 साल की थी। राकेश खुराना अवनी की मोम और उसके नानाजी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब वो एक पूरी तरह से गरीबी जी रहे हैं। बिंदु पढ़ाई में होशियार थी, उसको स्कॉलरशिप की वजह से एडमिशन मिल गया था, लेकिन अवनी को नहीं। वो पढ़ाई में कभी मन नहीं रहता था। उनके नानाजी के वजह से एडमिशन मिला था। अवनी और बिंदु दोनों को ही किसी दूसरे लोगों पर ध्यान दिए बिना ही अपने पढ़ाई पर ध्यान करके बैठी हुई थी। तभी उसके क्लास में टीचर आ गई और पढ़ना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे सारी क्लास भी खत्म हो गए। वे जल्दी से घर चली गई, लेकिन अवनी घर नहीं बल्कि वो एंटीक मार्केट चली गई जहां कल गई हुई थी। 30 मिनट बाद वो मार्केट पहुंच गई। फिर उसी शॉप पर गई जहां कल गई हुई थी। जो चीज कल उसने देखा था, वो चीज अभी भी वहीं पड़ी हुई थी। उसके ऊपर धूल जमी हुई थी। अवनी उस चीज के पास गई और पौव को ऑब्जर्व करने लगी। जब पौव को ऑब्जर्व कर रही थी, तब उसकी आंखों में साफ क्लियरली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पा रही थी। इतने दिन से वो कमजोर थी, अब वो स्ट्रॉन्ग फील कर पा रही थी। अवनी ने देखा कि स्कोन्स एक पुराने जमाने का लालटेन है। उसके ऊपर अंगूठे के नाखून जितने साइज के रेड जेड लगे हुए हैं, यानी कि रेड जेड डालकर ही बनाया गया था। उसने आगे जाकर शॉप मालिक से पूछने लगी, भैया ये कितने का है? स्कोन्स की तरफ उंगली करते हुए पूछा। शॉप मालिक ने देखा कि लड़की ने किस ओर फिंगर पॉइंट कर रही है, उसने भी उस ओर देखने लगा। उसने जब देखा कि वो लड़के स्कोन्स तरफ इशारा कर रही है, तो उसने जल्दी से बेपरवाह से कहा, वो तो सिर्फ 200 रुपए का है। अवनी ने देखा कि वो सिर्फ 200 रुपए का है तो उसने जल्दी से पैसे देकर उसको खरीदी लिया।
अभी तो उसके पास 1.50 लाख रुपए था, इसलिए उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अवनी स्कोन्स को लेकर जेड कटर मशीन के पास चली गई। वहां हर तरीके से लोग थे। कोई तो बड़े बड़े बिजनेस लोगों से भी ताल्लुक रखते थे, तो कोई खुद ही बड़े लोग थे। अवनी कटर मशीन के पास जाकर उस आदमी को दिया जो जेड को काटता था। भैया, क्या इसको आप काट सकते हैं? अवनी ने जाकर पूछा। जेड काटने वाला आदमी पहले अवनी को नीचे से ऊपर तक देखता है, फिर चुपचाप स्कोसे को लेकर कट करने लगा। जैसे जैसे कट कर रहा था, वैसे वैसे एक अंगूठा का थंब जितना जेड निकलता जा रहा था। उस कांच से 5 से 6 रेड जेड निकला। जेड काटने वाला आदमी पहले अवनी को नीचे से ऊपर तक देखा, फिर चुपचाप स्कोसे को लेकर कट करने लगा। जैसे जैसे कट कर रहा था, वैसे वैसे एक अंगूठा का थंब जितना जेड निकलता जा रहा था। उस कांच से 5 से 6 रेड जेड निकला। जब जेड कटर ने देखा कि एक साधारण सा दिखने वाला पुराना स्क्वाइस में 6 रेड जेड निकला है, वो तो पूरी तरह से हैरान रह गया। कभी अवनी को देखता, कभी जेड को, फिर अवनी को, फिर जेड को। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक पतली दुबली सी दिखने वाली लड़की उसकी हाथ में 6 रेड जेड निकले हैं, वो भी अंगूठे की थंब जितना बड़ा। अवनी को पता चल गया था कि जेड कटर क्या सोच रहा है, लेकिन अवनी कुछ नहीं कहा, बस जेड को काटते हुए देख रही थी। वहीं खड़ा एक दूसरे आदमी ने उन जेड को देखकर कहा, अरे, ये तो असली जेड की तरह दिख रहा है। क्या ये सच में असली जेड है? उसकी बातें सुन वहां खड़े सब लोग हैरान होकर वहां आकर खड़े हो गए। उस लोगों के भीड़ में ज्यादातर जेड बेचने वाले से ज्यादा खरीदारी करने वाले ही ज्यादा लोग थे। अवनी के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन था कि पैसे कमाने की। उसी भीड़ में से एक आदमी आगे कर अवनी से जेड को बेचने के बारे में पूछता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये जेड किसी और को मिले। लेकिन उस आदमी के सामने अवनी ऐसे दिखावा करती है जैसे उसको जेड बेचने की कोई इरादा ना हो। इससे वो आदमी निराश हो जाता है। फिर भी वो एक फिर से पूछता है। इस बार अवनी मान जाती है। ये देख वो आदमी बहुत ज्यादा खुश हो गया। अवनी सामने खड़ा इंसान को अच्छे से भाप लिया था। अवनी को भी पता चल गया था कि सामने खड़ा इंसान कैसा है। वो इंसान अवनी से पूछने लगा, मिस, क्या आप इस जेड को बेचना चाहोगी? अवनी कुछ पल सोचने लगी, फिर कहने लगी, हाँ, मैं बेचना चाहूंगी। वो आदमी ने कहा, ग्रेट, मैं इस 6 रेड जेड को 30 लाख रुपए दूंगा। आपका क्या राय है? अवनी अपने मन में कैलकुलेशन कली थी, लेकिन 20 से 25 लाख रुपए तक ही की थी। अंगूठे का थंब जितना साइज 6 रेड जेड के लिए 30 लाख रुपए मिलना, ये एक अच्छी बात थी शुरुआत करने के लिए। अवनी इसके लिए मान भी गई। वो आदमी अपना पहचान बताते हुए कहा, मैं केशव रॉय, डीएस फ्रिशनो ज्वेलरी कंपनी के सीईओ हूं। अवनी भी अपनी पहचान बताई, हेलो मिस्टर रॉय, मैं अवंतिका हूं। इस तरह से दोनों की पहचान बन गई थी और अवनी अपनी जेड को 30 लाख रुपए में मिस्टर केशव रॉय को 6 जेड बेच दिया। दोनों के बीच डील होने के बाद एक दूसरे के कॉन्टेक्ट एक्सचेंज कर लिए ताकि आगे जो भी बिजनेस रिलेटेड की बातें हो तो कॉन्टेक्ट कर सके। अब अवनी रिलैक्स थी। उसको अब जल्दी से रहने के लिए अपार्टमेंट में घर देखना था। उसके लिए जल्दी से चली गई और कुछ घंटों बाद अवनी अपने लिए एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत 2 BHK का अपार्टमेंट में घर रेंट पर ले लिया और जरूरत की सामान भी शिफ्ट भी कर दिया था। अब उसके दिमाग में जल्द से जल्द माँ को ठीक करना था। पिछले जन्म में उनके पेरेंट्स के कुछ याद नहीं था, क्योंकि वो 5 साल की थी तब वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गई थी। बस धुंधला यादें थी। वो फिर से उसी दुनिया में पुनर्जन्म ली है, तो वो इस जन्म में अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए सारा शिफ्ट होने के बाद वो सीधे सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसकी न्यू अपार्टमेंट से सिटी हॉस्पिटल बस 20 मिनट का ही रास्ता है। अवनी भी एक अच्छी जगह पर ही घर रेंट पर ले लिया था। अवनी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। टैक्सी से उतरकर ड्राइवर पैसे देकर अंदर जाने ही वाले ही थी कि उसके सामने फ्यूचर दुर्घटना होने वाली सीन उसके सामने आ गया। वो चलती चलती वहीं पर रुक गई और वो एकदम से डर गई, क्योंकि इस बार सीन में ब्लास्ट होने वाला था। मतलब हॉस्पिटल लेफ्ट साइड ब्लास्ट होने वाला था। उस साइड मिडिल क्लास लोग या गरीब लोग के वार्ड थे। उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक छोटा सा कैंटीन था जो उन्हीं पेशेंट्स के लिए खाना बनाते थे। अवनी फिर से एक बार उस नजरा को देखा। इस बार अवनी पूरी तरह से कांपने लगी, क्योंकि वो घटना कहीं और नहीं बल्कि उनकी माँ के वार्ड के नीचे ही होने वाला था। अवनी माँ के कमरा फर्स्ट फ्लोर में था, उनके नीचे ही कैंटीन। अवनी की सांसें हलक में ही अटक गई। वो तेजी से आगे बढ़ी। वो इतनी तेज भागी कि वहां खड़े कुछ लोग उसे देख थोड़ा हैरान थे, लेकिन वो लोग इतना ध्यान ही नहीं दिया।
अवनी पहले उसकी माँ के वार्ड रूम में गई। उसने देखा कि उसकी माँ बेड पर चुपचाप दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। पता नहीं अवनी यानी कि अमेलिना को उसके मन में बहुत ही दर्द उठ रहा था, मानो उसके साथ कोई रिश्ता हो। वो जाकर उसके माँ के पास खड़ी हो गई। उसने धीरे से हाथों से अपने माँ के बालों में फेरन लगी। उसकी आंखों के सामने वही सीन अचानक से फिर से दिखाई दिया। झट से उसने अपने माँ को धीमी आवाज में कहने लगी, मोम, अब मैं आ गई हूं ना, आप चिंता ना कीजिए, मुझे पता है आप जल्दी ठीक हो जाओगी। इतना कहके वो जल्दी से वहां से चली गई। अवनी जल्दी से वार्ड से बाहर आ गई। उसने हर तरफ नजर दौड़ाई और वो उस ओर गई जहां ब्लास्ट होने वाली थी। अवनी सीढ़ियों से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आ गई। वहां आकर देखा तो वो थोड़ा परेशान हो गई। ग्राउंड फ्लोर पर कम से कम 10 से 20 लोग थे जो कैंटीन से अपने लिए और कुछ पेशेंट के लिए खाने की चीजें ले रहे थे। अब अवनी को इन सबको हटाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उन लोगों के सामने वो जो कुछ भी करती तो उन लोगों को पता चल जाता। इसलिए जो भी करना है तो बहुत ही सावधान से करना होगा। अवनी जल्दी से कुछ सोचकर कैंटीन में खाना बनाने वाला एक लड़का था उसके सामने थोड़ी दूर पर आकर खड़ी हो गई और सीधे उसके आंखों में आंखें डालकर गहराई से देखने लगी। उस लड़के को पूरी तरह से माइंड कंट्रोल करके उसे क्या करना चाहिए वो टेलीपैथी से समझा दिया। उसने जल्दी से वहां से मुड़कर जाने ही वाला था, तभी एकदम से सिलेंडर की रेगुलेटर से आग लगने लगी। ए देख, वहां खाना बना रहे बाकी लोग डर के मारे वहां से भागने लगे, सिवाय उस लड़के के जो अवनी ने टेलीपैथी से माइंड कंट्रोल किया हुआ था। ए देख, लोग भी घबराने लगे। अवनी ने जल्दी वहीं थोड़ा पीछे हटकर अंधेरे कोने में खड़ी हो गई। अवनी सबको देख पा रही थी, लेकिन लोग अवनी को नहीं देख पा रहे थे। वो लड़का सबको शांत करवा रहा था और अवनी अपनी हाथों से आग को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही थी। अवनी अपनी इंडेक्स और मिडल फिंगर से आग लगी हुई रेगुलेटर को पूरी कंट्रोल करने लगी, लेकिन आग पूरी कैंटीन में फैलते हुए जा ही रही थी। 2 फिंगर्स से बदले अवनी अब पूरी हथेली को ही इस्तेमाल करने लगी ताकि आग कंट्रोल में आ जाए, और ठीक वैसा ही हुआ। इससे धीरे धीरे करके आग भी कंट्रोल में आ गई। ए नजरा देख, वहां भाग रहे लोग हैरानी से आग कम होते हुए देखने लगे। लोग अवनी को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन आग को कम होता हुआ देख पा रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे से बातें करना भी शुरू कर दिया था। अब पूरी तरह से आग बुझ चुकी थी। अवनी अब रिलैक्स होकर वहां से जाने लगी कि तभी वो लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अवनी को घूरने लगा और यहां वहां देखकर अवनी से कहने लगा, ये सब अपने किया है ना। अवनी थोड़ी हिचकिचाई और फिर कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो बस यही खड़ी थी। वो लड़का बस अवनी को ही देखे जा रहा था। अवनी से फिर से कहा, दीदी, मुझे पता है ये सब अपने ही किया है, प्रोमिस दीदी, मैं किसी से नहीं कहूंगा। अवनी उस लड़के को झांकर देखने लगी, लेकिन उसे कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी। इसलिए अवनी ज्यादा कुछ नहीं सोचा, बस उसे एक नजर डालकर वहां से चली गई। उस लड़के को भी अवनी की शक्तियों के बारे में पता तो नहीं था, बस उसे आग अवनी की वजह से ही बुझाई थी, यही बात याद थी उसको। अवनी सीधे उसकी माँ के वार्ड में चली गई। जाकर अपनी माँ सिमरन ओबरॉय एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन थी, फिर भी वक्त ने इस मोड़ पर लेकर आ गया। अब आम साधारण सी औरत बन गई है। ये सब सोचकर ही अवनी को बहुत बुरा लगने लगा। बड़े ही ध्यान से अवनी अपनी माँ सिमरन को देखने लगी। अपनी आईज़ेड वजह से स्कैनिंग करना शुरू कर दिया ताकि पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। सिमरन की एक्सीडेंट होने की वजह से सर पर चोट आई थी, यही कारण था कि सिमरन कोमा में जाना पड़ा था। अवनी बड़े ही ध्यान से सिमरन के दिमाग को देखा, फिर उसने इंडेक्स फिंगर से एक जगह पर हल्की सी उस पर उंगली चलाई। कुछ पल बाद अपनी उंगली को पीछे हटा लिया और दूसरी जगह पर देखने लगी। अब वो पूरी तरह से कंफर्म कर ली थी कि अब कोई प्रॉब्लम ना हो। अवनी सिमरन को देखने के बाद वहीं रखे सोफे पर जाकर बैठ गई। उसी समय डॉक्टर भी आ गया। अवनी जल्दी जाकर डॉक्टर से पूछने लगी, डॉक्टर डॉक्टर, मेरी माँ की तबीयत अब कैसी है, कब तक होश में आएगी? डॉक्टर अवनी की बात सुनकर कहने लगा, मिस अवनी, मैंने पहले भी कहा है तुम्हारी माँ की हालत कोई सुधार नहीं हुआ है। आगे कुछ कह पाता सिमरन थोड़ी सी हलचल करने लगी। ए देख, डॉक्टर को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो जल्दी से जाकर चेक करने लगा। डॉक्टर अब हैरानी और खुशी साफ साफ चेहरे पर झलक रही थी। मिस अवनी, आपकी माँ ठीक हो सकती है। नहीं, बल्कि ठीक हो गई है, डॉक्टर खुशी से कहने लगा। अवनी को पता था, फिर भी वो उसे कुछ मालूम ना हो जैसे एक्ट करते हुए कहने लगी, क्या सच में मेरी माँ ठीक हो गई है? अवनी सच में फाइनली उसकी माँ को होश में देख खुश थी। ये सब उसकी वजह से तो हुआ था।
डॉक्टर उसे हाँ में बाते हुए कहा, जी मिस अवनी, आपकी माँ अब बिल्कुल ठीक है। अवनी डॉक्टर को धन्यवाद रूप में सिर हिलाकर सिमरन के पास आकर बैठ गई। अवनी बस उससे एकटक देख रही थी। पता नहीं क्यों सिमरन से भी पिछले जीवन में कुछ तो रिश्ता हो। बार बार उसे देखकर धुंधली यादें बार बार उसको याद दिला रही थी। वहीं दूसरी ओर विक्रमादित्य अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। उसका असिस्टेंट अविनाश आते हुए कहा, बॉस, हमें आज शाम के 6 बजे मीटिंग मिस्टर धोखले के साथ एमआर होटल में है। विक्रमादित्य ने बस कहकर चुप हो गया। तभी उसकी कैबिन का डोर नॉक हुआ और एक लड़की अंदर आई। वो लड़की असिस्टेंट मोना थी। उसने देखा कि असिस्टेंट अविनाश भी वहीं है। वो थोड़ा असहज महसूस करने लगी। अविनाश उसको एक नजर में भाप लिया था। अविनाश, कुछ सीक्रेट बात है, मैं बता देती हूँ। लोगों के सामने तो एक असिस्टेंट होगा, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता, ज्यादातर नहीं बल्कि किसी को भी नहीं पता सिवाय फैमिली मेंबर के अलावा। अविनाश विक्रमादित्य का राइट हैंड ट्रस्टेबल इंसान, साथ ही साथ बचपन का दोस्त भी, एक पावरफुल रीच पसंद भी, करोड़ों का प्रॉपर्टी का मालिक, दीक्षित परिवार का छोटा बेटा है। दीक्षित परिवार और सिंह परिवार दोनों रिलेटिव है। एक कैसा है, फ्यूचर चैप्टर में पता चलेगा। फिलहाल इतना इंफॉर्मेशन काफी है। टंग आउट ग्रिन। अविनाश मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। ऑफ कोर्स विक्रमादित्य ने भी ब्लैक बेल्ट हासिल किया है मार्शल आर्ट्स में। दोनों जिगरी यार जो टेहरे, दोनों एक साथ इसलिए है बचपन में जी नादानी में प्रोमिस किया था, अब वे बड़े होकर गंभीरता से निभा रहे हैं। मुझे लगता है ये गाना सूट करेगा। ए दोस्ती, हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर साथ ना छोड़ेंगे। ग्रिन ग्रिन। अविनाश भी किसी से कम नहीं। भले ही दिखने में मजाकिया लगता होगा लेकिन उसका जितना खतरनाक लड़का कहीं नहीं दिखेगा। अविनाश बिल्कुल विक्रमादित्य के कार्बन कॉपी कह सकते हैं, एक्शन में सीरियस में। मोना अविनाश को देखकर असहज महसूस करने लगी। वो अंदर इसलिए आई थी कि विक्रमादित्य अकेला है समझकर आ गई थी, कुछ काम का बहाना बनाकर, लेकिन उसे नहीं पता था कि अविनाश वहीं पर ही होगा। उसने जल्दी से एक फाइल देते हुए कहने लगी, सर, इसके ऊपर आपकी साइन की जरूरत है। विक्रमादित्य लेने से पहले अविनाश ले लिया। उसने देखा कि फाइल कौन सा है, एक नजर मोना पर डाला और एक नजर फाइल पर। मोना को तो मानो उसकी सांस हलक में आ गई थी। फिर बिना कुछ कहे विक्रमादित्य को दे दिया। उसने एक नजर डाली और फिर साइन कर दिया। मोना भी जल्दी से उस फाइल को लेकर वहां से भाग गई। अविनाश उसे घूर रहा था। विक्रमादित्य देखकर अपनी होठों के कोने से स्माइल करते हुए कहा, अब बस भी करो, वो चली गई है और कितना घूर कर देखोगे यार, हद है, हमेशा तुम्हारे पास आने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाकर आ जाती है। अविनाश चीरते हुए कहने लगा। कुछ याद करते हुए फिर से कहा, अच्छा ये बता कि तेरी अवनी भाभी से बात हुई? विक्रमादित्य जो काम कर रहा था वो अचानक से रुक गया और अविनाश को देखने लगा। फिर कहा, एक क्या बोल रहे हो और तुम भाभी क्यों बोल रहे हो? अविनाश हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं सब समझता हूँ। मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स थोड़ी थोड़ी जाग रही है। ये तो पक्का है वही मेरी फ्यूचर भाभी बने वाली है। ये सुन विक्रमादित्य अवनी की यादों में खो गया। उसकी चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। ये देख अविनाश मुस्कुराने लगा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर फिर से मुस्कुराने लगे। यहाँ हॉस्पिटल में अवनी को पता नहीं क्यों बार बार उसे अजीब सा फीलिंग्स दिल में उमड़ रहा था। खुद उसको ही नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ हॉस्पिटल में अवनी को पता नहीं क्यों बार बार उसे अजीब सा फीलिंग्स दिल में उमड़ रहा था। खुद उसको ही नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ घंटे बाद सिमरन को होश आ गया। ये देख अवनी बहुत ज्यादा खुशी हुई। जल्दी सिमरन के पास जाकर प्यार से कहने लगी, मोम मोम आप उठ गई। सिमरन उसके सामने जानी पहचानी चेहरा देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि अवनी ही थी, लेकिन चेहरा थोड़ा बदला हुआ सा। 6 साल की अवनी और 18-19 साल की अवनी में बहुत ही फर्क लग रहा था। अवनी समझ गई कि सिमरन क्या सोच रही है। उसने जल्दी से समाधान करते हुए कहने लगी, मोम प्लीज आप आराम कीजिए, इसके बारे में ज्यादा ना सोचिए। अवनी की बातें सुनकर सिमरन टूटी फूटी आवाज में बोली, तुझे कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? मानना पड़ेगा इस हालत में भी अवनी की माँ के दिमाग अभी भी चलता है। ये सुन अवनी थोड़ी परेशान होकर बात बदलते हुए कहने लगी, अरे मोम ऐसा कुछ नहीं है, आपने मुझे एकटक देख रही थी ना, तो मुझे लगा आप जरूर मेरे बारे में सोच ही रही होगी ना, इसलिए ऐसा कहा। सिमरन कुछ नहीं कहती, बस अवनी को ही देखे जा रही थी।
कुछ देर बाद फाइनली अवनी को अपने पास बुलाकर उसको अच्छे प्यार भरी ममता से उसको देखते हुए कहने लगी, मेरी बच्ची तुम इतनी बड़ी हो गई और तुम्हारी माँ इतनी समय तक तुमसे दूर रही, मुझे माफ कर दे बेटा। अवनी भी प्यार से समझाते हुए कहने लगी, मोम प्लीज आप परेशान ना होइए, अभी अभी ठीक होकर उठी हो, अब आप आ गई हैं ना तो देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी, आप परेशान ना होइए। तभी वही डॉक्टर आया, आते ही फिर से चेकअप करने लगा। सब ठीक होने की बात सुनी तो वे दोनों खुश हो गए। अवनी सिमरन से कहने लगी, मोम आप थोड़ा आराम कीजिए, तब तक मैं खाने के लिए कुछ लेकर आऊंगी, और वो खाना लेने के लिए चली गई। 10 मिनट के बाद अवनी खाना लेकर आ गई, सिमरन के लिए खाना परोसकर अपनी हाथों से खिलाने लगी। सिमरन भी चुपचाप खा रही थी, उसकी आंखों में नमी उतर आई। अवनी सिमरन को खाना खिलाने के बाद उसका मेडिसिन दिया जो उसको लेना था। अवनी उसे मेडिसिन देते हुए कहने लगी, मोम हमें कल डिस्चार्ज मिल जाएगा, और ये लीजिए आपकी दवाएं। सिमरन चुपचाप मेडिसिन ले ली। मेडिसिन के वजह से सिमरन को आंख लग गई थी। अवनी भी थोड़ा खाना खाके वो बाहर आ गई। उसकी नजर सामने शॉप पर पड़ा जो मोबाइल का था। उसने जल्दी उस शॉप में जाकर एक अच्छे से मोबाइल देखने लगी। फाइनली उसे एक अच्छे से मोबाइल भी मिल गया, और वो मोबाइल लेने के बाद सिम भी ले लिया। उसमें सिम डालकर फोन भी स्टार्ट कर दिया। अब उसे रिलैक्स हुई। वो वहां से जाने लगी, तभी उसको एक लड़के से धक्का लग गई। उसने नजर ऊपर करके देखा तो सामने निहाल खड़ा था। निहाल भी अवनी को नहीं देखा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वे दोनों हंसते हुए ग्रीट करने लगे। हे अवनी तुम यहाँ, कोई काम था? निहाल सरप्राइजली से पूछा। अरे नहीं निहाल, मैं तो यहाँ एक मोबाइल खरीदने आई थी, अवनी ने जवाब देते हुए कहा। तो क्या तुमने ले ली? निहाल ने पूछा। हाँ, ले लिया है, सेल फोन दिखाते हुए कही। ये देख निहाल मुस्कुराने लगा, साथ ही अवनी भी मुस्कुराने लगी। तो क्या अब मुझे फोन नंबर मिल सकता है? निहाल ने फिर से पूछा। अवनी भी जल्दी भी हाँ में सिर हिला दी, और दोनों एक दूसरे को फोन नंबर एक्सचेंज कर लिया। अवनी हाथ में दूसरा सेलफोन का बॉक्स देखकर निहाल ने सवाल किया, आपने 2 सेलफोन खरीदारी की है? अवनी ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, एक मेरे लिए और दूसरा मेरी माँ के लिए है। ओह, ओके, क्या तुम अकेली आए हो या आपकी मोम के साथ आए हो? निहाल यहाँ वहाँ नजर दौड़ते हुए कहने लगा। नहीं, हॉस्पिटल में इतने सालों से वो कोमा में थी, आज ही होश में आई है, और उसके पास भी नहीं थी फोन, इसलिए आज दोनों के लिए खरीद लिया। अवनी ने निहाल को जवाब देते हुए कहा। निहाल ने जब उसकी कोमा की बात सुनी तो बुरा लगा, लेकिन अब वो ठीक है सुन निहाल को भी अच्छा लगा। ये तो अच्छी बात है, आपकी मोम को होश में आ गई, निहाल ने फिक्र करते हुए कहा। हाँ, अब तो मोम भी ठीक हो गई है, अब मोम जा गई तो मुझे ना देख परेशान हो जाएगी, अब मैं चलती हूँ, अवनी ने कहा। ठीक है बाय, निहाल भी जवाब देते हुए कहने लगा, और वो दोनों वहां से चले गए। आज फाइनली अवनी अपनी मां को डिस्चार्ज करके अपने घर लेकर चली गई। सिमरन एक नई जगह देखकर वो थोड़ा परेशान हो गई, और पूछने लगी, बेटा हम यहाँ क्यों आए हैं? हम तो छोटी सी बस्ती के घर में थे ना। अवनी सिमरन को परेशान देख वो उसे समझाते हुए कहने लगी, मोम, हम वहां नहीं रहते, 1 महीने पहले ही नानाजी की देहांत हो गया है। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा बीमार थी मोम, इसलिए मुझे नानाजी को देखने नहीं जाना हुआ। ये कहने वक्त दोनों की आंखों में आंसू थे। अवनी कैसे समझाती कि पुरानी अवनी की मौत ठीक 1 दिन पहले ही उनके नानाजी की देहांत हो गया था। उस वक्त भी अवनी जिंदगी और मौत लड़ रही थी, इसलिए नई अवनी यानी कि अमेलिना ने वे सब नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सिमरन को और कोई तकलीफ हो। अब वो सिमरन को खोना नहीं चाहती थी। सिमरन ने अवनी की बात सुनी तो बिलक बिलक कर रोने लगी, और गुस्से में कहने लगी, मैं खुराना फैमिली को कभी माफ नहीं करूंगी। सिमरन फिर अवनी की तरफ देखकर प्यार से कहने, बेटा, उन्होंने ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी है ना? और तुम क्यों उन लोगों के पास रहने के लिए चली गई थी? वो लोग कितने घटिया हैं। हाँ मोम मैं जानती हूँ, लेकिन क्या करती, आपके ट्रीटमेंट के लिए पैसे की जरूरत थी। उन लोगों ने कहा था कि अगर मैं उनकी बात मानूंगी तो वो आपके ट्रीटमेंट के लिए पैसे देंगे, इसलिए मैं चली गई मोम, अवनी सफाई देते हुए कहने लगी। सिमरन अपनी बेटी को गले से लगाकर फिर से बिलक बिलक कर रोने लगी। मोम, आप रोइए नहीं, रोने की बारी अब उनकी है। आप बस शांत होइए, और आप जल्दी से जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाए।
हमें बहुत कुछ करना है। हमें सब कुछ वापस पाना है। नानाजी का विला भी जो अब खुराना ने कब्जा करके रखा है। अवनी सिमरन को हौसला देते हुए कही। सिमरन उसका साथ देते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ। विक्रमादित्य अपने विला में बैठकर काम कर रहता। तभी उसकी फोन की घंटी बजने लगी। उसके फोन आ रही नंबर को देखा तो वो थोड़ा गंभीर हो गया। उसने फोन उठाते हुए कहा, हाँ बोलो निरुप, क्या हुआ? हेलो चीफ। चीफ, हमें खबर मिली है कि वो लोग दिल्ली एयरपोर्ट में बॉम्ब फिक्स करने वाले हैं। इस बार निशाना दिल्ली एयरपोर्ट बनाया गया है। चीफ, निरुप ने गंभीर होकर कहा। विक्रमादित्य ने जवाब देते हुए कहा, ओके, तुम एक काम करो, टीम ए और टीम बी को मेल कर दो और तुरंत एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कह दो। कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, समझे? ओके चीफ, निरुप ने जल्दी जवाब देते हुए कहा। आपको हमारे हीरो की आइडेंटिटी कुछ सीक्रेट है, लेकिन धीरे धीरे रिवील करती जाऊंगी। इंडियन आर्मी के सबसे हाई पोजीशन मार्शल में 5 स्टार्स हासिल करने वाला स्पेशल चीफ और लाइट इन्फेंट्री यूनिटी के कमांडो चीफ ऑफिसर हमारे विक्रमादित्य सिंह है। वो भी केवल 25 साल में ही ये पोजीशन हासिल कर लिया था। इतनी कम उम्र में हासिल करने वाला पहला इंसान है। आज तक किसी ने भी छोटी उम्र में हासिल नहीं किया है। आज तक किसी ने भी हिम्मत नहीं हुई कि विक्रमादित्य की टक्कर दे सके, और तो और दुश्मन लोग कांप उठते हैं उसके नाम से। हमारे हीरो के बारे में और भी सीक्रेट सुनने के लिए मिलेंगे। खैर, ये तो आने वाला चैप्टर में मिलेगा। विक्रमादित्य ने जल्दी से फोन रखकर जल्दी से तैयार होकर मिशन पर चला जाता है। वही अवनी अपने अपार्टमेंट में अपनी माँ के साथ कुछ काम कर ही होती है। काम होने के बाद उसने जो प्लानिंग बनाई थी उसका पूरा करने के बारे में सोच रही थी। आज वीकेंड भी था तो वो अपनी माँ को बताती है कि वो कुछ काम के सिलसिले में बेंगलोर जाने की बात करती है। उसकी माँ भी मान जाती है। वो भी यही तो चाहती थी कि उसकी बेटी इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बने, इसलिए कोई विरोध नहीं किया, बस उसे ध्यान रखने के लिए कहती है। अवनी जल्दी से वो भी बंगलो के लिए एयरपोर्ट निकल जाती है। 45 मिनट के बाद अवनी एयरपोर्ट पहुंच गई थी और वो सीधे जाकर चेक इन किया करके थोड़ी देर वेट करने लगी। उसका जाने का टाइम हुआ तो वो उठकर जाने लगी, तभी किसी से टकरा गई। अवनी अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसका मुंह खुल्ला का खुल्ला रह गया। सामने और कोई नहीं बल्कि विक्रमादित्य ही था जो दिल्ली जा रहा था। अवनी इस बात से हैरान थी कि पहली बार वो इतना हैंडसम आदमी को देख रही थी, वो भी मिलिट्री यूनिफॉर्म में। वैसे विक्रमादित्य बहुत ही हैंडसम है, कोई भी यूनिफॉर्म हो या कैजुअल कपड़े, सब में परफेक्ट। गोरा रंग, शार्प नाक, सिल्की काले बाल, लाल होठ, परफेक्ट फिगर, 8 पैक्स। अवनी बस उसे ही देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई और उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, ओए, कहाँ खो गई? अवनी के कानों में विक्रमादित्य की आवाज पड़ी तो वो गड़बड़ाहट से इधर उधर देखने लगी। विक्रमादित्य ने देखा कि अवनी शर्मा रही है तो विक्रमादित्य मन ही मन मुस्कुराने लगा। विक्रमादित्य ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवनी अपने आप को संभालते हुए कही, वो मैं बंगलो जा रही हूँ। विक्रमादित्य ने उसे और कुछ नहीं पूछा, बस ओके में जवाब दिया। फिर वो जाने से पहले एक बार अवनी को देखा और उसको केयरिंग से कहा, ध्यान से जाना, ठीक है? जब अवनी ने सुना कि कितनी प्यार से और केयरिंग से कह रहा है तो उसी ने भी हाँ में सिर हिला दी और वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए। फाइनली वो भी पूछ ही लिया, आप कहा? इसके आगे कुछ पूछ पाती, उसकी आवाज वही गले में ही रह गई। लेकिन विक्रमादित्य ने समझ गया। उसने जवाब देते हुए कहा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अवनी ओके कहकर चुप हो गई। विक्रमादित्य फ्लाइट का अनाउंस हुआ, वो वहां से जाने लगा। तभी अवनी को कुछ सही नहीं लग रही थी। अचानक से उसका सिक्स्थ सेंस यानी फ्यूचर सीन दिखाई दिया। इस बार फिर से ब्लास्टिंग होने का था, लेकिन ये सीन दिल्ली का नहीं बल्कि मुंबई का था। अवनी ने देखा कि 3 मिनट बाद ये एयरपोर्ट ब्लास्ट होने वाला है। अवनी ने देखा कि विक्रमादित्य बोर्डिंग पास करने जा रहा है। उसने एक नजर यहाँ वहां दौड़ाई, उसकी माथे पर पसीनों के बूंदे साफ दिखाई दे रहा था। जो विक्रमादित्य ने एक नजर अवनी को देखा जो उसे ही देख रही थी। विक्रमादित्य ने हल्की सी मुस्कान देकर वहां से चला गया। अब बस एक ही मिनट ही बचा था। जल्दी से अवनी स्कैनिंग करने लगी। टोटल 2 बॉम्ब फिक्स किया है। एक बॉम्ब रेस्ट रूम जी तरफ फिक्स था और दूसरा बॉम्ब को देख अवनी और ज्यादा परेशान हो गई। तुरंत ही उसने वहां के सिक्योरिटी को टेलीपैथिक जरिए उसके दिमाग में बिठा दिया कि रेस्ट रूम के पास बॉम्ब फिक्स कर दिया है। इससे लोग घबराकर वहां से भागने लगे।
और दूसरी ओर अवनी तेजी से भागी क्योंकि दूसरा बॉम्ब बोर्डिंग पास की ओर एग्जिट के रास्ते के पास एक डस्टबिन में था, जहां अभी अभी विक्रमादित्य गया हुआ था। जल्दी से जल्दी उस सिक्योरिटी के वजह से एक खबर आग की तरह फैल गई, इसलिए ज्यादा लोग वहां नहीं थे। बस कुछ गिने चुने लोग ही बच गए थे। तब तक कुछ पुलिस आकर पहला वाला बॉम्ब को हटाने की कोशिश करने लगे, और वो सक्सेस भी हो गया। अब दूसरा वाले को ढूंढने लगे, क्योंकि दूसरा वाला अवनी के अलावा किसी को नहीं पता था। बस 30 सेकंड्स ही बचा था। वो जल्दी से भनने लगी। उसको विक्रमादित्य कहीं नहीं दिखाई दिया। यहाँ वहां देखने के बाद फाइनली वो मिल गया, लेकिन अवनी उसे देख हैरान थी, क्योंकि विक्रमादित्य ऑलरेडी बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा था। अवनी जल्दी से उसके पास चली गई। पता नहीं, आज पहली बार विक्रमादित्य को खोने का डर साफ दिख रहा था। कुछ मिनट्स के बाद बॉम्ब भी डिफ्यूज भी हो गया। विक्रमादित्य ने देखा कि अवनी उसके पास खड़ी है, तो उसने जल्दी से अवनी के पास गया, जाकर उसको जल्दी से गले लगा लिया। अवनी भी जल्दी से विक्रमादित्य को हग कर ली। पता नहीं, आज पहली बार विक्रमादित्य को खोने का डर साफ दिख रहा था। कुछ मिनट्स के बाद बॉम्ब भी डिफ्यूज भी हो गया। विक्रमादित्य ने देखा कि अवनी उसके पास खड़ी है, तो उसने जल्दी से अवनी के पास गया, जाकर उसको जल्दी से गले लगा लिया। अवनी भी जल्दी से विक्रमादित्य को हग कर ली। शायद यही प्यार हो, लेकिन दोनों को अब तक एहसास ही नहीं है। शायद हो जाए। आगे देखेंगे होता है क्या। कुछ देर बाद दोनों ऐसे ही खड़े होने के बाद अलग हुए। विक्रमादित्य ने पहले वो के सारे मामले को सुलझा दिया। तब तक पुलिस ऑफिसर भी आ गए थे। उनसे कुछ बात होने के बाद अवनी के पास आ गया। उसे देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो? अवनी ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। और आप? विक्रमादित्य ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अवनी धीमी आवाज में सवाल पूछते हुए कहने लगी, आपको कैसे पता चली कि यहाँ बॉम्ब लगा हुआ है? मैं इसी काम के सिलसिले में दिल्ली जा रहा था। वहां पे कुछ टेररिस्ट बॉम्ब लगाने वाले हैं। जब मैं प्लेन टेक ऑफ करने जा रहा था, पता नहीं अचानक से मेरी नजर उस डस्टबिन पर पड़ी जो वह से बॉम्ब टाइमिंग का आवाज आ रही थी। तब मुझे पता चल गया। उद्धरण चिन्ह। अवनी ने ये सुना तो मन ही मन में रिलैक्स हो गई, क्योंकि इसके पीछे भी अवनी का ही हाथ था। फ्लैशबैक, जब अवनी विक्रमादित्य को ढूंढ रही थी तब उसने एक्स-रे विजन यूज किया था। दीवार के उस ओर भी झांकर देखने लगी। तभी उसकी नजर प्लेन टेक ऑफ करने जा रहा विक्रमादित्य पर पड़ी। उसने तुरंत टेलीपैथिक यूज करके विक्रमादित्य दिमाग को कंट्रोल करके एक खबर पहुंचा दी थी। तभी विक्रमादित्य चलते चलते वही एकदम से रुक गया, और पीछे मुड़कर तेजी कदमों के साथ डस्टबिन के पास आ गया। उसने उसमें देखने लगा। सच में उसके अंदर ब्लॉकबस्टर टाइमर बॉम्ब रखा हुआ था। विक्रमादित्य ने तुरंत बॉम्बर डिफ्यूज डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर दिया, साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया था। फ्लैशबैक एंड अवनी को कंफर्म हो गया कि विक्रमादित्य को कुछ डाउट हुआ नहीं है, तो वो चुप हो गई। 1-2 घंटे के बाद एयरपोर्ट फिर से नॉर्मल हो गया था, और अनाउंस भी कर दिया कि सब कुछ ठीक हो गए है, अब सब ट्रैवल कर सकते हैं। अवनी थोड़ी देर विक्रमादित्य के साथ बात करके बेंगलोर के लिए निकल गई, और विक्रमादित्य भी दिल्ली के लिए निकल गया। अवनी दोपहर 3:50 पहुंच गई। वहां एक होटल में स्टे करने चले गई। थोड़ी देर बाद अवनी फ्रेश हो गई, और उसने पहले अपनी मां को फोन करके बता दिया कि वो ठीक से पहुंच गई है। फिर कुछ खाने के लिए कमरे से बाहर आ गई और एक रेस्टोरेंट में चली गई। वह जाकर अपने लिए खाना ऑर्डर किया, और कुछ देर बाद ऑर्डर भी आ गई। वो आराम से बैठकर अपना खाना खाने लगी। अपना खाना खत्म करने के बाद वो थोड़ा घूमने बाहर चली गई। चलते चलते वो एक जेड गैम्बलिंग मार्केट पहुंच गई। जब वो बेंगलोर आ रही थी तभी वो पूरी तरह से जेड के बारे में जानकारी ले ली थी, इसलिए उसे गैम्बलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा उसे गैम्बलिंग में हारने की कोई डर नहीं था। अवनी सीधे जेड मार्केट चली गई। वह जाकर देखा तो बहुत सारी जेड स्टोन के शॉप थे। वो सीधे एक शॉप में चली गई। उस शॉप में हर तरह साइज के पत्थर थे। कुछ हथली जितना बड़ा, कुछ अंगूठा जितना, तो कुछ फुटबॉल जितना बड़ा, और उससे भी बड़े बड़े भी पत्थर थे। अवनी पहले एक नजर डाली, फिर उसकी नजर एक हथली जितना बड़ा स्टोन पर चला गया। वो उस स्टोन के पास जाकर देखने लगी। अपनी आई जेड से पता चला गया था कि इसमें हाई पावर का जेड है। उसने शॉप के ओनर को पूछा कि कितने का है। उस शॉप के मालिक ने बताया कि वो स्टोन 1800 रुपए का है। अवनी ने बिना कुछ कहे ही उसे खरीद लिया। शॉप के मालिक ने थोड़ा हैरान होकर अवनी को देखने लगा। अवनी उसे लेकर दूसरी तरफ जेड को देखने लगी। 2 छोटे बाल जितना जेड लिया और दूसरा फुटबॉल जितना बड़ा। वे सभी को लेकर जेड कटर के पास चली गई।
और जैड को काटने को कहा तो जैड कटर वाला जैड स्टोन को लेकर काटने लगा। जैड को काटने के बाद उसमें से हरा रंग का जैड निकला। अवनी ने जल्दी ही हरा जैड से पावर को ऑब्जर्व कर ली। वहां खड़े लोग ये देख सबके सब हैरान थे। वहां बड़े बड़े लोग भी मौजूद थे। उस हरा जैड को पाने के लिए बोली लगाना शुरू कर दिए। पहला बोली 5 लाख से शुरू कर दिया। पहला इंसान 5 लाख, दूसरा इंसान 7 लाख, इसी तरह ग्रीन जैड को 25 लाख तक बिक गए। दूसरा जैड में से रेड जैड निकला, उसे भी 20 लाख में बिक गए। उसे थोड़ा छोटा था। अवनी खरीदी हुई चारों जैड बिक गए। आज उसने 1 करोड़ तक कमा चुकी थी। अब रात के 8.30 हो चुकी थी, इसलिए वो वहां से जाने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई। अवनी को नहीं पता कि वो कौन है, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं सुनी थी आवाज। उसने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है, तो उसके सामने एक ही उम्र के 2 आदमी खड़े थे। लगभग दोनों की सेम एज वाले लग रहे थे, यही 32 आस पास। उसे में से एक आदमी आगे आते हुए कहा, मिस, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? अवनी उस आदमी को बड़े ही गौर से देखने लगी। फिर उसे ने कहा, ठीक है, आप लोगों को मुझसे क्या बात करनी है? मेरा नाम विवेक चोपड़ा है। मैं 7 स्टोर्स ज्वेलरी कंपनी के सीईओ हूँ। मैंने अभी अभी देखा कि अपने 4 जेड कटवाई है, इसलिए मैं इम्प्रेस हूँ। क्या आप मेरे कंपनी में जॉब करना चाहोगी? मैं तुम्हें अच्छा खासा सैलरी भी दूंगा और इंसेंटिव भी। आप चाहो तो आपकी जो भी मन की बात है वो मेरे सामने कह सकती हो। अवनी सामने वाले इंसान का इरादा भी अच्छे तरह से भांप लिया था। उसने जवाब देते हुए कहने लगी, जी नहीं मिस्टर चोपड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ। इतना कहके वो जाने वाली थी कि मिस्टर चोपड़ा फिर से कहा, आप इस पर एक बार और सोच लीजिएगा। अवनी बिना मुड़े ही जवाब दिया, मैं कभी खुद के लिए दूसरा मौका नहीं लेती और दूसरा मौका दूसरों को भी नहीं देती। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मिस्टर चोपड़ा गुस्से में उसको जाता हुआ देखता रहा गया। उसके साथ खड़ा आदमी उसे कहा, यार विवेक, यह लड़की बहुत ज्यादा ही घमंडी है। विवेक चोपड़ा ने कहा, नहीं एक राज, इस लड़की को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। देखना उसको मेरे साथ काम करने के लिए कैसे मजबूर करता हूं। एक राज ने उसके बातों में हाँ मिलाया। वो दोनों भी वह से चले गए। वही विक्रमादित्य भी दिल्ली पहुंच चुका था। वो जाकर जल्दी एक्शन ले लिया। टेररिस्ट को नहीं पता था कि मुंबई पुलिस वाले और मिलिट्री वाले इतने जल्दी बॉम्ब को ढूंढ लेंगे। दिल्ली को टारगेट बनाने के लिए मुंबई में 2 बॉम्ब को फिक्स कर दिए थे, लेकिन मुंबई के मिलिट्री वाले इतने जल्दी वो पहुंच जाएंगे टेररिस्ट वाले नहीं सोचे थे। ऊपर से उनके हाथ में पकड़ जाएंगे ये भी नहीं सोचा था। एक तरफ देखे तो इस सब अवनी की वजह से ही हुआ था। अगर वो इतनी जल्दी बॉम्ब को नहीं ढूंढ पाती तो वहां का नजारा कुछ और ही होता। अवनी आज बहुत ही थकी हुई थी। वो अपनी माँ को फोन करके बात करने की लगी। कुछ देर तक बात करने के बाद फोन रखकर बालकनी में बैठकर आराम करने लगी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने देखा कि समय भी रात के 9:30 बज रहे हैं, तो तुरंत उसने उठकर बाहर चली गई। वो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आए, हर तरफ नजर दौड़ने लगी। वहीं एक स्टाफ आकर अवनी को पूछने लगा, यस मैडम, कैन आई हेल्प यू? अवनी ने उस सेल्स पर्सन को देखा, फिर जवाब देते हुए कहा, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, क्या आप दिखा सकते हैं? सेल्स पर्सन ने कहा, ओके मैडम, स्यो, इस तरफ आइए। अवनी भी उसके पीछे पीछे दूसरे सेक्शन में गई जहां सिर्फ लैपटॉप ही मिलता हो। वहां अलग अलग ब्रांड के लैपटॉप थे। अवनी ने अच्छे देखकर एक लैपटॉप खरीद लिया। आधे घंटे में अपनी कमरे पहुंच गई और लैपटॉप पे अपना काम करने लगी। दूसरी ओर विक्रमादित्य ने सारे रिपोर्ट हेड डिपार्टमेंट में सबमिट कर दिया। वहां के सारे निपटाने के बाद वो वापस मुंबई आने के बारे में सोचा, लेकिन एक बार फिर सब चेकआउट करके जेल चला गया। आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस वाले अरेस्ट कर चुके थे और उन्हें टाइट सिक्योरिटी के साथ जेल में डाल दिया। वहां के सिक्योरिटी फुल टाइट थी। अब उनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, इसलिए वहीं के बड़े ऑफिसर ही हैंडल करने लगे। विक्रमादित्य एक नज़र उन जेल में कैद हुए आतंकवादी पर डाली, फिर वहां से चला गया। मुंबई, विक्रमादित्य खुद की विला के जगह अपने पुश्तैनी हवेली आ गया। सबके पास तो अपने अपने विला है, लेकिन दादा दादी जी होते हुए अलग क्यों रहना, ये सोच सबके दिमाग है। इसलिए विक्रमादित्य के जॉइंट एंड बिगेस्ट फैमिली है। इसके बारे में धीरे धीरे बताएंगे। विक्रमादित्य ने अपनी पुश्तैनी हवेली मतलब सिंह पैलेस आ गया। विक्रमादित्य को आता हुआ देख एक नौकर ने जोर से चिल्लाने लगा, सिंह बड़े साहब, दादाजी, सिंह बड़ी मालकिन, दादी जी, बड़े साहब, बड़ी मालकिन, छोटे साहब, छोटी मालकिन, तीसरे छोटे साहब,
तीसरी छोटी मालकिन। वो नौकर इतना जोर से चिल्लाया कि जो लोग अपने पाने काम में व्यस्त थे वे सब वहीं छोड़ छाड़ के सब नीचे बड़ा सा हाल में आकर इकट्ठा हो गए। एक एक करके सब पूछने लगी, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे रामू बोलो, क्या हुआ? रामू भी हैरान था। उसने अभी अभी विक्रमादित्य को देखा था, लेकिन उसे भ्रम लग रहा था क्योंकि उसे विक्रमादित्य कहीं नहीं दिख रहा था। सब उसे देखकर घूरने लगे। बेचारा सा मुंह बनाकर सिर को खुजलाते हुए चुपचाप खड़ा रहा। तभी तीसरी छोटी मालकिन यानी कि विक्रमादित्य के दूसरी चाची खुशी सिंह, उसकी नजर दीवार पर गई जो एक नोट था। विक्रमादित्य को पता था ये सब होने वाला है, इसलिए उसने दीवार पर एक नोट चिपकाकर अपने कमरे की ओर चला गया था, वो भी दूसरे दरवाजे से। खुशी जल्दी से जाकर नोट को लेकर पढ़ने लगी। आई नो माई लवली नोट की फैमिली, स्पेशली मेरे सबसे छोटी खुशी चाची, पहले आपसे मिलूंगा, ठीक है? मैं बाद में आप सबसे मिलने नीचे आऊंगा। अभी मुझे आराम करना है। खुशी ये पढ़कर जल्दी से किचन में जाकर अच्छे अच्छे पकवान बनाना शुरू कर दिया। खुशी सिंह पूरे फैमिली में खुश मिजाज रहने वाली औरत है। उसकी ऐसे काम करते हुए देख किचन में दो औरतें आते हुए, पहली औरत जो ब्लू कलर के सिल्क साड़ी, माथे पर सिंदूर, गोरा रंग, गले में सोने के साथ छोटे छोटे डायमंड से बना लक्ष्मी जी की हार पहन रखी हुई थी। वो हार देखकर कह सकते हैं कि वो इस घर की बड़ी बहू विक्रमादित्य के मोम मिसेज तेजस्विनी सिंह है, नाम की तरह ही स्ट्रोंग वुमन। और जो उसके साथ दूसरी औरत थी वो विक्रमादित्य के पहली चाची मिसेज तनुजा सिंह। हल्की पिंक कलर की साड़ी, पतली सी गोल्डन बॉर्डर, गले में मंगलसूत्र के साथ डायमंड की पतली सी नेकलेस, माथे पर सिंदूर, गोरा रंग। तनुजा सिंह को ज्यादा हैवी ड्रेस हो, हैवी ज्वेलरी हो या मेकअप, इनको ज्यादा हैवी बिल्कुल पसंद नहीं। अब सिंह परिवार के तीसरे बहुन खुशी सिंह। खुशी एक खुश मिजाज औरत है। हमेशा किचन में नई नई तरीके के पकवान बनाकर खिलाना इनका हॉबी है। खुशी को ऐसे खाना बनाते देख वे दोनों हंसने लगे। तभी तेजस्विनी ने कहा, खुशी आज क्या बनाने जा रही हो, हमें भी तो बताओ। तनुजा ने कहा, दीदी मुझे लगत है आज खुशी सिर्फ विक्रमादित्य के लिए ही बना रही है। देखिए ना, सब उनका ही फेवरेट बन रहा है। झूठे मूठे नाराजगी दिखाते हुए कहने लगी। इसी हंसते हुए तीनों खाना बनाने लगी। दूसरी ओर अवनी अपनी लैपटॉप के ऊपर कुछ काम कर रही थी। तभी उसकी फोन रिंग होने लगी। अवनी ने बिना देखे ही रिसीव कर लिया। हेलो, सामने से एक लड़के की आवाज आई। हेलो, क्या कर रहे हो? अवनी उस आवाज को अच्छी तरह से पहचानती थी। हे नील, तुम इस वक्त कॉल कैसे किया? अवनी ने पूछा। नील जवाब देते हुए कहा, वो मैं फ्री था तो कॉल कर दिया, कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं नहीं नील, बस मैंने ऐसे ही पूछा, अवनी ने जवाब देते हुए कहा। इसी तरह दोनों के बीच कुछ बात हुई, फिर फोन दोनों तरफ से काट दिया। खुराना मैंशन, मोम, ये अवनी कहाँ गई होगी? दिव्या ने अपने माँ रोहिणी से पूछने लगी। रोहिणी को उस दिन का सब कुछ याद आ गया। कैसे अवनी ने उसको थप्पड़ मारा था, कैसे उस लड़की ने उल्टा जवाब दे रही थी। जैसे उसको अवनी की मारी हुई थप्पड़ की याद आती, वैसे उसकी चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। दिव्या अवनी के बारे में आगे कुछ पूछती, रोहिणी जोर से चिल्लाती हुई कहा, अवनी, अवनी, बस कर, मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना। उस लड़की का नाम सुनती हूं तो मेरा खून खोल उठता है। कहीं भी जाए, जहां भी जाए, जिए या मरे, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है मोम, पहले आप शांत हो जाइए। आप इतने गुस्से में होंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी मोम। इतना कहकर दिव्या भी चुप हो गई और रोहिणी तेजी तेजी सांस छोड़ते हुए चुप हो गई। सुबह 8:30 अवनी जल्दी उठकर तैयार हो गई। आज शाम का फ्लैट था तो जल्दी से सारा काम खत्म करना था। तैयार होकर खाना खाने चली गई। 2 घंटे के बाद फिर से एंटीक शॉप को चली गई। उसने फिर से जेड गमलीन करना शुरू कर दिया। आज अवनी फुटबॉल साइज जितना 2 जेड स्टोन लिया था, 5 हाथ के हाथली साइज जितना जेड स्टोन था और सेब साइज जितने 8 जेड स्टोन था। सबको अलग अलग शॉप में से लिया था क्योंकि किसी को भी डाउट ना हो। इसी तरह उन्हीं की शॉप के जेड स्टोन कटर के पास जाकर ही जेड स्टोन को कट करवा दिया था। इसी की वजह से किसी को भी शक नहीं हुआ था। 2 फुटबॉल जितना साइज वाला जेड स्टोन से ही अब अवनी 700 करोड़ तक पैसे कमा चुकी थी। क्योंकि इस जेड स्टोन में किंग जेड था। एक ही जेड में अलग अलग कलर एक ही जेड में मिला था। ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे एंड पर्पल, वे सब किंग जेड में मिल चुकी थी, वो भी डार्क कलर में। इसके वजह है इतने करोड़ों में बिक गए थे।
5 हथली जितना साइज के जेड स्टोन में पर्पल, येलो, रेड, ब्लॉक एंड ग्रीन कलर के शिप्पिरे मिला था। इन सबका भी लगभग 380 करोड़ तक हो चुकी थी। सेब जितना साइज के 8 जेड स्टोन से 320 करोड़ कमा चुकी थी, क्योंकि इसमें ग्रीन, ब्लू था लेकिन अलग जेड में, रूबी, मून, ओपल में मिला था। अब वो जेड से अरब तक कमा चुकी थी। अब वो अरबों की क्वीन बन चुकी थी। अवनी अब जेड की जगह एंटीक पीसेस के शॉप को जाने का सोचा। पहले वही बाहर दूर से ही सबकी ओर नजर दौड़ाए। आई जेड से उसको एंटीक शॉप भी मिल गई। वहां जाकर जल्दी से 3 चीजें उठा ली। लंदन 1920 जमाने की डॉलैंड, दूसरा एक ड्रैगन एंटीक पीस जो कई सालों से प्राचीन समय से लकी समझते रहे चाइनीज के लकी ड्रैगन, और तीसरा ब्लैक होल जेड से बना एक एंटीक कछुए जो उसके ऊपर रेड जेड से सजाए गए हैं। इन तीनों को लेकर शॉप वाले को पैसे देकर जाने वाली थी कि तभी उसकी नजर एक खूबसूरत अंगूठी पर पड़ी जो किसी कोने में पड़ी थी। उसे 1000 साल के पहले क्वीन ऑफ मार्मीड का था। वो एक समुद्र की क्वीन थी। वो अंगूठी को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो गई लेकिन जाहिर नहीं किया। जब अवनी ने उसका प्राइस पूछा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि शॉप ओनर ही उतना बताया था, बस 20 रुपए। खैर, बेचारा ओनर को क्या पता था। पता होता तो वो पक्का 10,000 रुपयों में बेचता। अवनी उसे 20 रुपए जगह 500 रुपए देकर वहां से आ गई। ये देख ओनर भी हैरान हो गया, क्योंकि उसे लगा कि लड़की बिना छुट्टा लिए ऐसे ही चली गई है, और उसका चेहरा भी ठीक से देख नहीं पाया था। आज वो हद से ज्यादा खुश थी। उस अंगूठी को अपने उंगली में पहन ली। अवनी यानी अमेलिना को समुद्र में रहने वाली मार्मेड के बारे में या अलग अलग जीव के बारे में जाना उसे बहुत ही ज्यादा शौक था, और वो ये भी मानती थी कि वहां पर भी बहुत सारी शक्तियां भी रहती है। अब अवनी बाकी तीनों चीजों को फिलहाल उसे बेचने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो अपनी कमरे की ओर जाने लगी। तभी फ्यूचर सीन दिखा। इस बार उसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर से फ्यूचर सीन दिखा। झट से अपनी आंखें खोली, कुछ देर सोचा, फिर थोड़ा धीरे से मतलब स्लो मोशन से देखने लगी। पहला सीन था 6 बॉडीगार्ड्स। दूसरा सीन बीच में अधेड़ उम्र का एक आदमी, यही 55 के आसपास होगा। तीसरा सीन एंटी टॉवर के पास सुदीर्घ बिल्डिंग 7 फ्लोर। बिल्डिंग के लेफ्ट साइड छोटा खिड़की के पास एक आदमी फुल ब्लॉक ड्रेस में, हाथ में गन, ऐसा लग रहा था कि वो किसी को गन पॉइंट करके बैठा है। वो एक किल्लर मयान था। फोर्थ सीन नीचे ज्यादातर शॉप्स, यानी कि यहीं कहीं आसपास का सीन था। एड्रेस पिन कोड 3,63,645। टाइम बस 2 मिनट। अवनी झट से आंखें खोल दी और जल्दी से यहां वहां देख उस एड्रेस पर पहुंच गई। उसने देखा कि ये वही एड्रेस है, लेकिन उसे वहां बॉडीगार्ड्स नहीं दिखे। लेकिन जब उसकी नजर सुधीर बिल्डिंग 7 फ्लोर पर देखा तो गन पॉइंट करके किल्लर मयान वहीं बैठा हुआ था। लेकिन बॉडीगार्ड्स कहीं क्यों नहीं? आगे कुछ सोच पाती, तभी उसकी नजर एक हाई क्लास के रेस्टोरेंट अंदर से बाहर आ रहे बॉडीगार्ड्स पर पड़ी। एक नजर बॉडीगार्ड्स के बीच में आ रहा इंसान को देखा। बस 10 सेकंड ही बचा था। अवनी की आंखों के सामने काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धम धड़ाम, झनन धड़ाम, नीचे गिरने की आवाज, ग्लास टूटने की आवाज, आसपास नीचे फूटने की आवाज आने लगी, क्योंकि उस किल्लर के अलावा करीब 7-8 के किल्लर लोग वहीं आसपास अलग अलग जगह पर छुपे हुए थे। अवनी बचाई हुई उस आदमी के बॉडीगार्ड्स 2 के मौत हो चुकी थी। बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था, संभलने के लिए मौका ही नहीं मिला। ऑपोजिट दुश्मन वाले भी 4 के मौत हो चुकी थी। कुछ पल बाद देखा कि अब शांत हो गया है और 7 फ्लोर के ऊपर बैठा वो आदमी भी भाग गया है। ये देख अवनी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके हाथों पर चोट आई थी। कुछ देर शांत होने के बाद अवनी और वो आदमी जो जमीन पर गिरे पड़े थे उठ खड़े हुए। अवनी उनको हाथ पकड़कर उठाने लगी और फिर कहा, अंकल आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं आया आपको? आदमी ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। जब वो आदमी ने देखा कि उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी है, उसने ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और ऊपर से ब्लैक लेदर जैकेट, गले में ब्लैक शाल कवर कर रखी है। उसकी नीली आंखें, बर्फ जैसा गोरा रंग, साफ नाक, गुलाबी होंठ, लंबी लंबी पलकें, ऐसी खूबसूरती कहीं नहीं देखी होगी। पुरानी अवनी की आंखें हल्की सी नीली थी, अब थोड़ा डार्क नीली बन गया था। गोरे चेहरे पर नीली आंखें बेहद खूबसूरत लग रही थी। पतली दुबली सी दिखने वाली लड़की,
अब वो पूरी तरह से बदल गई थी। खाके पिके अपनी बॉडी को कई सालों से मेंटेन किया हो, परफेक्ट फिगर, एक मैच्योर 25 साल की जैसी लग रही थी, हालांकि उसका उम्र अभी बस 19 साल की थी। सामने खड़ा आदमी ने देखा कि एक खूबसूरत लड़की ने उसे बचाई है। उसने तुरंत धन्यवाद करने ही वाला था, तभी उसकी नजर अवनी के हथेली पर पड़ी जो खून आ रहा था। उसने तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा, बेटा, तुझे चोट लगी है, और अपने एक बॉडीगार्ड को कहा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने कहा, मिस, क्या आप जैकेट को उतार सकती हैं? मुझे ठीक से चेक करके इलाज करना है। अवनी भी अपनी जैकेट को उतार दी, उसे बहुत ज्यादा ही दर्द कर रहा था। डॉक्टर ने देखा कि जैकेट को निकाल दिया है तो वो चेक करने लगा, तभी उसने देखा कि अवनी को बाजू में गोली लगी है। वो गोली 7 फ्लोर से आई थी, वो भी बिना आवाज के, इसलिए किसको कुछ समझ ही नहीं आया था। वो तो वहीं आसपास छुपे हुए गुंडे लोगों की गोली की आवाज आई थी। वो आदमी ने देखा कि अवनी को गोली लगी है, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इतनी छोटी सी उम्र की लड़की उसकी जान के परवाह करे बिना मेरी जान बचाए। आदमी ने कहा, डॉक्टर, अभी के अभी अच्छे से ट्रीटमेंट करो, इस बच्ची को कुछ भी होनी नहीं चाहिए। डॉक्टर ने बोल रहा आदमी की ओर देखा और एकदम हैरान और घबराने लगा। उसके आसपास 4 बॉडीगार्ड्स थे और कुछ ही पलों में और भी बॉडीगार्ड्स आ गए थे। पुलिस भी आ चुकी थी, मीडिया भी पहुंच गए थे। एक खबर पूरी देश में बल्कि दुनिया में भी फैल चुकी थी। बस वो आदमी लड़की को मीडिया के सामने आने नहीं दिया, उसको हाइड कर दिया था। खबरें में बस एक लड़की ही नाम इस्तेमाल कर रहे थे, ना कोई उसका रियल नाम पता था और ना ही चेहरा देखा था। सीसीटीवी फुटेज में जल्दी से फोटो को हटा दिया था। ये सब उसी आदमी ने किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अवनी उसकी वजह से कोई एक खतरे में पड़े। उसको अच्छे से पता था कि अगर उसी ने ओ की जान बचाई है तो फिर मीडिया वाले इसका खबर पूरा फैल देंगे, इसके वजह से अवनी की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने जब उस आदमी और देखा तो वो पूरी तरह से घबरा गया। उसी डरते हुए उस आदमी की ओर देखते हुए कहा, जी प्रेसिडेंट। जी हाँ, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट मिस्टर रणविजय राणा सिंह है। अवनी थोड़ी हैरान रह गई। सामने खड़ा आदमी प्रेसिडेंट है, वो आसानी से पता लगा भी सकती थी, लेकिन ये सब घटना होने के वजह से अवनी भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि वे प्रेसिडेंट है। डॉक्टर भी अवनी की ट्रीटमेंट भी हो चुकी थी। उसे हद से ज्यादा दर्द भी हो रही थी, लेकिन उसके पास शक्ति थी, इसलिए दर्द को बर्दाश्त कर पा रही थी। वो सारे खड़े लोग, बॉडीगार्ड्स भी बहुत ज्यादा हैरान थे। एक गोली लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, लेकिन अवनी आराम से हैंडल कर पा रही थी। उनके हिसाब से अवनी को अभी तक बेहोश हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। डॉक्टर ने अवनी के बाजू से गोली निकल दी थी और पट्टियां भी कर दी थी। अवनी को रेस्ट करने को कह के प्रेसिडेंट से परमिशन लेकर वहां से चला गया। मिस्टर रणविजय सिंह ने अवनी के पास आकर साइड पर रख के चेयर पर बैठ गए और अवनी को बहुत ही प्यार से कहा, बेटा, तुम इतना बड़ा खतरा खुद पर लेकर मेरी जान बचाई। मैं इससे थैंक यू कहकर आपकी ये एहसान को छोटा नहीं करूंगा, लेकिन मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि तुम्हें कोई भी हेल्प की जरूरत हो मुझे बेझिझक बताना। ये रिक्वेस्ट नहीं बल्कि मेरा ऑर्डर है। इतना कहा तो अवनी और रणविजय दोनों हंसाने लगे। अवनी भी उनके बातों का जवाब देते हुए कहा, जी प्रेसिडेंट, सच कहूं तो कुछ देर पहले मैं नहीं जानती थी कि आप हमारे प्रेसिडेंट हैं। मेरा मतलब है आप टीवी में बहुत ही अलग लगते हैं और सामने अलग, इसलिए पहचाने में देर हो गई। आपको मैं पहचान पाती तभी ये सब हो गया। सच में अवनी यानी कि अमेलिना को पहचान करने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए उसे ने झूठ कहा। और वैसे भी सच ये भी था कि ये रणविजय टीवी में बहुत ही ज्यादा सीरियस देखते थे। कोई भी इंसान उन्हें देख डर जाए, लेकिन अब वो हंसते हुए बात कर रहा था। रणविजय ने फिर से नर्म आवाज में कहा, अरे बेटा, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल अलग अलग रखता हूँ। काम पर सीरियस फेस होता है और घर में स्माइलिंग फेस। इतना कहा कर फिर हंसाने लग और आगे कहा, मैं इतना भी खड़ूस भी नहीं हूँ, कभी कभी हंसता भी हूँ। तुमने कभी टीवी में ठीक से देखा नहीं होगा शायद। उनके ऐसे नर्म और फ्रेंडली नेचर वाली बातें सुन अवनी भी हंसाने लगी। ठीक है प्रेसिडेंट, आगे बोलने से पहले रणविजय ने कहा, अरे मुझे प्रेसिडेंट कहना बंद करो, मुझे अंकल कहो। सिंह अंकल या रणविजय अंकल, या फिर सिर्फ अंकल, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो कहो, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं। मुझे ऐसा लगता था है कि मैं किसी सीरियस मीटिंग में बैठा हूँ। ऐसे बातें सुन आन्वी खिलखिलाकर हंसाने लगी। ओके अंकल, मुझे अब जाना है, मेरा फ्लाइट का समय भी हो गया है, अवनी ने कहा। रणविजय ने पूछा, कहाँ?
आगे पूछ पता उसके सेक्रेटरी फोन लेकर आया और कहा, सर, मैडम का फोन है, घर में हंगामा मचा है। रणविजय ने फोन को लेते हुए कहा, ठीक है दो, हेलो। दूसरी ओर से औरत की आवाज आई, आप ठीक तो है ना? आवाज से पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा परेशान में है। रणविजय ने औरत को समाधान करते हुए कहा, अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं एकदम से ठीक हूं। औरत बोली, और वो लड़की? रणविजय ने बताया, वो बच्ची भी ठीक है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका नाम पता ही नहीं है। अवनी की ओर देखते हुए नाम पूछा, बेटा नाम क्या है आपका? अंकल मेरा नाम अमेलिया है, अपना नाम बताते हुए कहा। रणविजय फोन पर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सुनो, उसका नाम अमेलिया का है। औरत ने कहा, बहुत ही प्यारा नाम है, उसको घर लेकर आएगा। राजवीर हंसमुख के साथ कहा, ठीक है। इतना कहकर फोन रख दिया। रणविजय अवनी से कहा, बेटा तुम्हारी फ्लाइट कितनी बजे की है और कहाँ जा रही हो? कृपया तुम बुरा मत मानना, वो क्या है ना, मेरी परिवार तुम्हें लेकर आने के लिए कह रहे हैं इसलिए। अवनी ने जवाब दिया, मैं मुंबई जा रही हूँ, मैं वहीं रहती हूँ। रणविजय ने कहा, अच्छा, ये तो अच्छी बात है, मेरा परिवार भी मुंबई में ही है। तुम बुरा ना मानो तो प्राइवेट प्लेन से साथ में चलते हैं और तुम अकेली जाने की भी नहीं जा सकती, गोली लगी हुई है। ठीक है अंकल, अन्वी भी विनम्र से जवाब दिया। रणविजय अपने सेक्रेटरी को जाने का तैयारी करने को कहा और खाने के लिए भी कुछ लेकर आने को भी कहा। फिर कुछ देर बातें अवनी और रणविजय के बीच हुई और बाहर मीडिया को कोई जवाब नहीं दिया था। बाहर ऐसे ही भीड़ भाड़ लगी हुई थी। रणविजय ने इन सबका जवाब बाद में देने का सोचा। 2 घंटे के बाद अवनी और रणविजय मुंबई के लिए निकल गए। मुंबई एयरपोर्ट, अवनी और रणविजय एयरपोर्ट से बाहर आए, उनके साथ सारी बॉडीगार्ड्स भी। कुछ बॉडीगार्ड्स अवनी को कवर करने की कोशिशें कर रहे थे, वे इसलिए कर रहे थे क्योंकि खुद रणविजय ने कहा था कवर करने को। वे दोनों जाकर गाड़ी में बैठ गए। सड़कों पर 7 से 8 ब्लैक लैंड रोवर गाड़ियां जा रही थी। वे कुछ ही मिनटों में एक बड़ा सा महल के सामने पहुंच गए। इतना बड़ा महल को देख अन्वी मुंह खुला का खुला रह गया। ऊपर से स्वर्ग जैसे खूबसूरती से भरा पड़ा। फल के पेड़, फूलों की बगीचा, पेड़, पानी की झरने, हर तरह की चिड़िया और उनकी आवाजें, खरगोश यहाँ वहां भागते हुए, झरनी के पानी में बातक और उसके छोटे छोटे बच्चे, मानो वो कोई जन्नत लग रहा था। एक पल के लिए अवनी का मन रोमांचक से भर गया था। रणविजय के साथ साथ चल रही थी। वही काम कर रहा, रामू जोर से चिल्लाया, जी हाँ, ये वही महल था जो विक्रमादित्य कल आया था। रणविजय और कोई नहीं बल्कि विक्रमादित्य के पिता है। दोनों अंदर जाते ही सब लोग हाल में बैठकर दोनों का इंतजार कर रहे थे। दोनों को देखकर खुश थे और हैरान भी। खुशी जल्दी से आगे आते हुए कहा, बड़े भैया, आप किस देश से इतनी खूबसूरत परी को उठाकर आ गए? रणविजय ने आह भरते हुए कहा, खुशी, यही वो परी है जो मेरी जान बचाई थी। ये सुन सब और भी ज्यादा हैरान थे। इतनी छोटी उम्र की लड़की प्रेसिडेंट की जान बचाई है तो कोई भी हैरान होता। तेजस्विनी भी और तनु भी आगे आकर उसे बहुत ही प्यार से बातें करने लगे। अवनी को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसको तो परिवार का प्यार ही नहीं पता था। ना ही पिछले जन्म में और नहीं इस जन्मे में भी पुरानी अवनी को भी परिवार का प्यार नहीं मिला था। अब उसे इस तरह प्यार देखाकर अच्छा लग रहा था। दादाजी और दादी जी उसके पास आते हुए कहा, ये परी सच में कोई एंजल से कम नहीं है, हमारे बेटे का जान बचाई है तो सच में तुम हमारी लिए एंजल से कम नहीं। अन्वी भी उन सबको विनम्र से नमस्ते किया और सबके साथ बैठकर बातें करने लगी। तभी राणा सिंह मतलब विक्रमादित्य के दादाजी अवनी के पास रखी पॉलिथिन बैग में एंटीक सामान पर पड़ी। उन्होंने अवनी से पूछा, बेटा ये सारे सामान? अवनी भी उस ओर देखा जहां दादाजी देख रहे थे। अवनी तुरंत उठाते हुए कहा, दादाजी ये मैंने बेंगलोर में खरीदा था। दादाजी फिर से पूछा, बेटा क्या मैं देख सकता हूँ? जी दादाजी जरूर, ये लीजिए। अवनी जल्दी से एंटीक के सामान देते हुए कहा। जी दादाजी जरूर, ये लीजिए। अवनी जल्दी से एंटीक के सामान देते हुए कहा। दादाजी यानी कि राणा सिंह जी ने बहुत ही ध्यान से एंटीक चीजें को देखने लगे। सब लोग जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अवनी तो नहीं जानती थी। फिर भी वो बहुत ही कॉम लग रही थी। कुछ देर ऐसे देखने के बाद मिस्टर राणा सिंह यानी कि दादाजी ने अवनी से पूछा, अमेलिया बेटा तुमने ये सब कहाँ से खरीदा है? दादाजी मैंने तो इसे बेंगलोर में लिया था। क्या हुआ दादाजी? अवनी जवाब देकर फिर से सवाल कर दिया। अरे नहीं नहीं बेटा, परेशान होने वाली जैसी कोई बात नहीं।
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे ये एंटीक सामान बेचना चाहोगी? अवनी थोड़ी सी हैरान होते हुए पूछने लगी, मतलब दादाजी, मैं समझी नहीं। राणा जी फिर से बात को दोहराते हुए कहा, क्या तुम मुझे ये एंटीक सामान बेचना चाहोगी? इसका मैं सही प्राइस दूंगा, तुम इसकी चिंता मत करो। राणा जी को एंटीक चीजें कलेक्ट करना उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद था। साथ ही साथ उनके दोस्तों भी एंटीक सामान से बहुत ही ज्यादा लगाव था और वे सभी सही से पता भी लगवा देते थे। राणा जी एक राजा महाराजा खानदान तल्लुक रखते थे। राणा जी के पिता भीम बहादुर सिंह थे और राणा जी के दादाजी का नाम बहादुर बलवीर सिंह थे। इनके महाराज के खानदान होने के वजह से बड़े बड़े भयानक जानवर के साथ लड़ना हो या पालना हो, उन सभी का शौक था। वे सभी दिल से ये काम करते थे, साथ ही खानदान की परंपरा भी बन चुकी थी। इसके अलावा उनके पास अनगिनत ढेरों हर तरह की खजाने उनके पास रहती थी और अभी भी मौजूद है। अब राणा जी और रणविजय और दोनों भाइयों भी खजाने को बहुत ही ध्यान से संभालते आ रहे हैं। राणा जी दो भाई अभी भी है। पहला बड़ा भाई कुंभन सिंह है, उनका भी बड़ा सा फैमिली है। दूसरा छोटा भाई है सूर्य सिंह है, इनका भी बड़ा फैमिली है। लेकिन ये नहीं पता कि इतने बड़े फैमिली में कौन अच्छे हैं और कौन बुरे। आने वाली भविष्य के एपिसोड चैप्टर में पता चलेगा। खैर फिलहाल यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि इन सभी का वक्त अभी नहीं आया है, इसलिए। तो कहाँ थे हम? हाँ, दादाजी के एंटीक सामान के पास। राणा जी ने अवनी को देखने लगा। कुछ पल चुप्पी के बाद अवनी ने कहा, दादाजी, मैं तो बस इसे 500 रुपए में खरीदा है, तो मैं इससे नहीं बेचूंगी, लेकिन मैं आपको इसे एक तोहफे की तरह दे सकती हूँ। उसकी बात सुनके सब बहुत ही प्यार से अवनी को देख रहे थे, लेकिन दादाजी नहीं, क्योंकि दादाजी तो हैरान थे। दादाजी ने सवाल करते हुए पूछा, अवनी बेटा, ये बताओ कि तुम एंटीक चीजों के बारे में कुछ जानती भी हो? अवनी ने बड़े ही विनम्र से कहा, नहीं दादाजी, सच कहे तो वो भी नहीं जानती एंटीक के बारे में। ये तो अपनी शक्तियों के वजह से पता चली थी, लेकिन ये तो नहीं बता नहीं सकती ना कि उसके पास ढेर सारी शक्तियां हैं। इसलिए अवनी ने थोड़ा झूठ और थोड़ी सच कह दी। दादाजी बड़े ही प्यार से कहा, बेटा ये सभी चीजें ऐसे ही लेकर आ गई हो या फिर कुछ सोच समझ कर लाई हो? अवनी ने कहा, बस ऐसे ही दादाजी, मुझे अच्छा लगा था और घर में थोड़ा डेकोरेट करने के लिए रख सकती हूँ ना, यही सोच कर लेकर आ गई। अब इस बार सब लोग थोड़ा हैरान और कंफ्यूज थे, क्योंकि राणा जी अवनी से ऐसे सवाल जो कर रहे थे, लेकिन किसी को दरवाजे की ओर ध्यान नहीं गया था। कब से विक्रमादित्य वही खड़ा होकर ये सब देख रहा था और सुन भी रहा था। अवनी की पिठ विक्रमादित्य की तरफ था, इसलिए उसका चेहरा नहीं देख पाया था। दादाजी ने कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बेचो, मैं इससे खरीदूंगा। तुम चाहो तो तीनों चीजें बेच सकती हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एंटीक सामान कोई मामूली सामान नहीं, परिचिन समय का है ये सब, इसलिए पूछ रहा हूं। अवनी अब पूरा विश्वास करने पर उतर आई, क्योंकि वो बहुत ही देर से राणा जी को ऑब्जर्व कर रही थी कि क्या दादाजी सच कहेंगे या झूठ। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दादाजी, अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूँ कि आप इन तीनों में से एक का आप पे कर सकते हैं और बाकी दो को मैं आपको एक गिफ्ट में दे रही हूँ। अवनी बहु ही विनम्र और रिस्पेक्टफुल से कहने लगी। ये सुन के दादाजी के साथ साथ सभी लोग हैरान हो गए। विक्रमादित्य भी हैरान था। वो अवनी का चेहरा देखना चाहता था, उसे आवाज जानी पहचानी भी लग रही थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। थोड़ी देर वही खड़ा होकर देखने लगा। दादाजी ने कुछ कहना चाहते थे कि इससे पहले अवनी ने कहा, दादाजी आप बड़े हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन आप इनमें से दो ही ले और एक मुझे चाहिए। दादाजी कहा, ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा, कहकर उनमें से दो एंटीक्स का प्राइस 25 लाख रुपए में ले लिया। ये देख अवनी थोड़ी हैरान हो गई और पैसे डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अवनी हैरान इसलिए हुई कि मिस्टर राणा जी ने बहुत ही जल्दी में कर दिया था और अवनी के मन में भी राणा जी के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। फिर आखिरी का एंटीक पीस को दादाजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, दादाजी ये मेरी तरफ से। सब लोग अवनी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे और उनके मन में भी एक अच्छी फीलिंग्स आ गई थी। तभी दादीजी झूठी नाराज करते हुए कहने लगी, तो अवंतिका बेटा सिर्फ अपने दादाजी के लिए ही गिफ्ट्स है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये सुन अवनी का मुंह उतर गया और धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ। अवनी के मुंह से दादी माँ सुन दादी जी यानी कौशल्या राणा सिंह ने बहुत ज्यादा भावुक हो गई। सबको भी एक झटका लगा। सबको एक पल के लिए एक प्यारी सी बच्ची का चेहरा सामने आ गया, फिर गायब हो गया। अवनी ने बड़े ही मासूम सी चेहरा बनाकर कहा था,
फिर अवनी को एहसास हुआ था कि उसने कुछ कह दिया है, तो उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, माफ कर दीजिए दादी जी, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। कौशल्या जी ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी की याद आ गई, तुम मुझे दादी माँ ही बुलाना, यही मेरा गिफ्ट है, समझी। अवनी भी जल्दी से, जी दादी माँ। सब हंसने लगे। तभी इतने देर से दूर खड़ा विक्रमादित्य सबके बीच आ गया। उसने सबके ओर देखकर अवनी की ओर मुड़ा। अवनी और विक्रमादित्य दोनों ही हैरान हो गए। इस बार तो बहुत ज्यादा ही हैरान हो गया। मन में सोचने लगा, ये इतनी खूबसूरत कब से बन गई। विक्रमादित्य उसकी आंखों में ही खो गया। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर अवनी ने कहा, आप यहाँ? विक्रमादित्य ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं अपनी घर में ही रहूंगा ना। ये सुन अवनी चुप हो गई। विक्रमादित्य ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? और ये चोट कैसे लगी? उन दोनों की ऐसे बातें सुन वो खड़े सभी लोग हैरान थे। वे सभी उन दोनों बारी बारी देखने लगे। वो मैं अवनी कहने जा रही थी, तभी राजदीप ने कहा, मुझे तो गोली से बचा लिया, लेकिन गोली उससे लग गई। उद्धरण चिन्ह। राजदीप थोड़ा आगे आते हुए पूछा, बेटा तुम अमेलिया को जानते हो? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।